नेक्स्ट आ जाता है डायनोफ्लैजिलेट, है ना। तो देखें, क्राइसोफाइट्स की हमने बात कर ली, डायटम्स की हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डाइनो, डाई वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? दो को, और फ्लैजिलेट का मतलब होता है फ्लैजिला। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं उन्हें हम किसमें सम्मिलित करते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो यानी डायनोफ्लैजिलेट का मतलब है सीधा सा दो फ्लैजिला वाले प्रोटिस्ट, दो फ्लैजिला वाले प्रोटिस्ट, ठीक है ना। अब देखिए कि कुछ बेसिक पॉइंट्स जो इनके हैबिटाट से रिलेटेड, हैबिट और हैबिटाट से रिलेटेड है उनकी बात करें तो मेनली मराइन, मुख्यतः ये जीव कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। जबकि क्राइसोफाइट की बात की थी तो क्राइसोफाइट में दोनों प्रकार के थे, लवणीय जल में रहने वाले भी थे और स्वच्छ जल में रहने वाले भी थे। लेकिन जो आपके डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये मुख्यतः कैसे होते हैं? समुद्री और समुद्र में जल की सतह पर तैरते हैं, है ना, या जल की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। देखें इनका जो कलर है, यहां पर ध्यान से देखना, समझना कि डिफरेंट कलर ये रिप्रेजेंट करते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। डिफरेंट कलर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजिलेट्स। यानी डायनोफ्लैजिलेट में जिस प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं उन वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं, जैसे येलो हो गए, ग्रीन हो गए, ब्राउन हो गए, ब्लू हो गए और रेड हो गए, ठीक है ना। इनके अंदर न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार का होता है? तो पोषण होता है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब फाइट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइट वर्ड्स रिप्रेजेंट करता है आपका पादप को, और होलो का यहां पर समान। तो क्या हो गया? पादप सम। अब पादप सम पोषण का मतलब क्या है? कि पादपों के समान न्यूट्रिशन रखने वाले हैं। अब पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। तो पादपों के समान ही ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं, यानी इनमें भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, वो प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देखें, एनसीईआरटी में एक सिंगल एग्जाम्पल दिया हुआ है गोनियोलेक्स का, ठीक है ना। लेकिन गोनियोलेक्स के अलावा भी आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, नॉक्ट्युलुका, सेरेटिनम, गोनियोलेक्स, जिम्नोडीनियम और पायरोसिस्टिस। ये 5 एग्जाम्पल आपके किसके हैं? डायनोफ्लैजिलेट के हैं। अब देखिए डायनोफ्लैजिलेट में एक डायग्राम एनसीईआरटी ने ऐड किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उसकी हम बात करें तो यहां पर डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। तो डायग्राम में देखिए आपको ये जो ऑरेंज कलर की प्लेट्स दिख रही हैं, ये प्लेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी यहां पर जो सेल वॉल की बहुत सारी पट्टिकाएं, बहुत सारी प्लेट्स उपस्थित होती है। और दूसरा, चूंकि ये डायनोफ्लैजिलेट है तो इसमें कितनी फ्लैजिला उपस्थित होंगी? 2। एक ट्रांसवर्स होती है और दूसरी कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्ध्य होती है। उसकी बात आगे अपन कर रहे हैं। अब देखिए जो आपके डायनोफ्लैजिलेट है उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहला आ जाता है आपका सेल वॉल। जो कोशिका भित्ति है वो डिवाइड इन दी प्लेट्स, छोटी छोटी पट्टिकाओं में विभेदित होती है ना, छोटी छोटी पट्टिकाओं में विभाजित। तो ये देखें आप कि ये जो आपको पट्टिकाएं दिख रही हैं ये किसकी पट्टिकाएं हैं? ये कोशिका भित्ति की पट्टिकाएं हैं। और अगर कोशिका भित्ति की जो पट्टिकाएं हैं तो वो एक तरीके से बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग का क्या करने वाली है? फॉर्मेशन करने वाली है, ठीक है ना। तो सेलुलोज की बनी हुई होती हैं ये जो पट्टिकाएं हैं आपकी, और इन सेलुलोज की पट्टिकाओं के कारण ही ये कवच युक्त दिखाई देता है। कैसा? कवच युक्त। इसका मतलब कि ऐसा लगता है कि डायनोफ्लैजिलेट के ऊपर या बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? कोई ना कोई हार्ड शेल या फिर कोई कवच उपस्थित है, और इसीलिए इनको कहते हैं आर्मर्ड एल्गी। आर्मर्ड एल्गी यानी कवचित एल्गी आप इसको कह सकते हैं। अब आर्मर्ड एल्गी क्यों कहा? तो आपको याद है, देखो कि जो रामायण, महाभारत, इस तरीके के आप सीरियल देखते हो या कोई हिस्टोरिकल मूवी देखते हो तो उसके अंदर क्या करते थे कि कोई राजा महाराजा, सैनिक वगैरह जो होते थे वो युद्ध करने से पहले एक कवच अपने ऊपर पहनते थे। हार्ड जो है ना, किसी न किसी धातु का बना हुआ कवच होता था, ताकि वो उनको क्या करता था? प्रोटेक्ट करने का काम करता था। तो इसीलिए इनको कहा है आर्मर्ड एल्गी कि इनके ऊपर भी
सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं और इन प्लेट्स की वजह से ये काफी यूं कह सकते हैं एक हार्ड शेल या एक कवरिंग सी दिखाई देती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आ जाता है, इनके अंदर दो फ्लैजिला उपस्थित होती हैं। एक फ्लैजिला जो है वो अनुप्रस्थ और दूसरी अनुदैर्ध्य। ये देखो आप पिंक कलर की जो आपको दिख रही है ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, और जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ये हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल। तो कितनी तरह की फ्लैजिला हो गई? दो तरह की फ्लैजिला हो गई, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। और इस फ्लैजिला के अंदर विशिष्ट प्रकार की गति पाई जाती है। ये गति कौन सी होती है? ये गति होती है चाबुक के समान, और इसीलिए आप ध्यान में रखें कि इन्हें हॉल्स विपिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हॉल्स विपिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो मूवमेंट है वो चाबुक के समान होता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है कि जो डायनोफ्लैजिलेट हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स को मीजोकैरियोट्स के नाम से भी जाना जाता है। मीजोकैरियोट्स। अब मीजोकैरियोट्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? अभाव। देखो मीजो का मतलब क्या होता है? मीजो का मतलब होता है सेंटर में या मध्य में। एक है आपके पास में प्रोकैरियोट्स, एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए के साथ में क्या होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोट्स के साथ में, यूकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन होनी चाहिए। ठीक है ना। और इनमें डीएनए के साथ में क्या होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। लेकिन हमने क्या कहा? हमने इनको कहा मीजोकैरियोट्स। क्या कहा? मीजोकैरियोट्स। तो मीजोकैरियोट्स का मतलब क्या हो? देखो न तो प्रोकैरियोट्स में आ रहा है, न प्योरली यूकैरियोट्स में आ रहा है, बीच का हो गया। मीजो का मतलब मध्यवर्ती। और क्यों कहा? बिकॉज ऑफ इसके अंदर होनी क्या चाहिए थी? हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होनी चाहिए थी यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स अगर अपन कह रहे हैं तो। लेकिन यहां पर हिस्टोन प्रोटीन के अभाव के कारण हम इनको मीजोकैरियोट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि मीजोकैरियोट्स कहते हैं तो किसकी वजह से कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के अभाव की वजह से। इनके अंदर पिगमेंट्स देख लें कौन कौन से। तो पिगमेंट्स आपको उसी के समान जैसे क्राइसोफाइट्स के अंदर आपने स्टडी किया था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल में भी वहां पर कौन सा था? फ्यूकोज़ैंथीन प्रेजेंट था ना। और यहां पर देखें, यहां पर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और ज़ैंथोफिल में यहां पर आपको स्पेशली ध्यान में रखना है डाइनोज़ैंथीन और डाइडिनोज़ैंथीन। डाइनोज़ैंथीन और डाइडिनोज़ैंथीन दोनों प्रकार के ज़ैंथोफिल यहां पर उपस्थित होते हैं। स्टोर्ड फूड, वहां पर क्राइसोलैमिलेरिन या ल्यूकोसिन था, और ऑयल ड्रॉपलेट या फेट था। यहां पर स्टोर्ड फूड मटेरियल कैसा होता है? स्टार्च। डायनोफ्लैजिलेट के अंदर संचित भोज्य कौन सा होता है? स्टार्च उपस्थित होता है। ये तो थी बात आपकी डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स ऐसे जो डायनोफ्लैजिलेट्स को विशिष्ट बताते हैं, तो उनके भी कोई 4-5 लाइन ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो हम यहां पर उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखें कि मैंने आपको 5 एग्जाम्पल इसके बताए हुए हैं। उनमें से देखें नॉक्टिलुका, गोनियोलेक्स और आपका प्रोसिस्टिस, पायरोसिस्टिस, सॉरी। ठीक है ना। नॉक्टिलुका, गोनियोलेक्स और पायरोसिस्टिस, ये जो तीनों हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है एमिटिंग लाइट, प्रकाश उद्दीपित करने वाले। और बायो का मतलब यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तो उस प्रभाव को आप कहते हैं जैव प्रदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें बायोल्यूमिनेसेंसिक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये बायोल्यूमिनेसेंस किससे उत्पन्न करते हैं? तो इनके अंदर फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? क्या उपस्थित होते हैं? फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं। और जैव प्रदत्ति के कारण ही हम डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या कहते हैं? फायर एल्गी भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, फायर एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। दूसरा गोनियोलेक्स की बात करें तो गोनियोलेक्स आपका उदाहरण एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ये तीव्र गुणन के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे सीधा डायरेक्टली पूछा जाएगा। तीव्र गुणन के कारण ये समुद्र की सतह पर फैल जाते हैं। और कैसे होते हैं, लाल रंग के होने के कारण, ये है ना गोनियोलेक्स, कैसे, लाल रंग के होने के कारण समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और इसे हम कहते हैं रेड टाइड। क्या कहते हैं, रेड टाइड। एक देखो मैंने आपको बताया था रेड ओशियन, रेड ओशियन कहा था, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से हुआ था। और जो आपका रेड टाइड है वो रेड टाइड किसकी वजह से, तो गोनियोलेक्स की वजह से। ये छोटे छोटे पॉइंट ही कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान में रखें, रेड ओशियन का कारण अलग है, रेड टाइड का कारण अलग है। उसके बाद में देखें, एक एग्जाम्पल है आपका नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका को सी गोस्ट या समुद्री भूत भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये रात में चमकता है। तो आपको पता ही है नॉक्टिलुका जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करता है, लेकिन रात में चमकता है, जिसके कारण आप इसको सी गोस्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में आपका जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स है ना, जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स जो है वो एक प्रकार की टॉक्सिक एल्गी है। क्यों, विषैले पदार्थों का, टॉक्सिन्स का इनके द्वारा स्त्राव होता है। और ये टॉक्सिन्स जब खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, फूड चेन के माध्यम से मानव तक पहुंचती है, तो मानव में ये कौन सा रोग, ये आपका पैरालिसिस उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लकवा हो जाता है इन टॉक्सिन्स की वजह से। क्योंकि ये सीधे सीधे आपके जो तंत्रिका तंत्र है उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ध्यान में रखें, जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स दोनों के दोनों कैसे हैं, टॉक्सिक एल्गी हैं। और टॉक्सिक एल्गी होने की वजह से ये टॉक्सिन सीक्रेट करेंगे। ये टॉक्सिन डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में नहीं आता है, बल्कि फूड चेन के थ्रू, कि भाई जैसे मान लीजिए टॉक्सिन समुद्र में सीक्रेट किया गया इनके थ्रू, तो इनको पहले किसी पादप प्लवक या किसी जंतु प्लवक ने ग्रहण किया, फिर वो किसी स्मॉल फिश के अंदर, किसी वो लार्ज फिश में, और उस लार्ज फिश को या स्मॉल फिश को अगर ह्यूमन बींग्स ने खाया है, तो इस तरीके से फूड चेन के थ्रू ये ह्यूमन बींग्स तक पहुंचता है। और एट लास्ट इन टॉक्सिन की वजह से ह्यूमन बींग्स में पैरालिसिस या लकवा हो जाता है। तो ये इतनी सी बात थी आपकी किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट। तो दो छोटे छोटे से टॉपिक हमने स्टडी किए आज, क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट्स।